हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। और आज हम बात करेंगे लीगल प्रिंसिपल और उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे फैक्चुअल सिचुएशन उसके बारे में। तो लीगल एप्टीट्यूड की जो क्लासेस है हमारी वो हमारे ऐप पे रन कर रही हैं और इसका जो पहला पार्ट है जो एमसीक्यू का है वो हमारे ऐप पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो हमारे कोर्स को इनरोल करके वो सारे जो एमसीक्यूज हैं उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लीगल प्रिंसिपल के बारे में। आप लोग ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा होगा, टॉर्ट पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, वेरियस टाइप ऑफ जो लॉ जो भी आपके एलएलबी और बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो उस पे बेस्ड अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर रीजनल यूनिवर्सिटी में जाते हो तो उस पे बेस्ट फैक्चुअल सिचुएशन आपसे पूछे जाते हैं और लीगल प्रिंसिपल कुछ दिए जाते हैं। हालांकि जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो आप लोग ने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। अगर आपने कोर्स एनरोल किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैगजीन्स लीगल जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज कवर कराए गए हैं। तो कुछ जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा हाँ, 14 नंबर से हम लोग को स्टार्ट करना है। जो हमारा एक मिनट, ठीक है। तो 14 नंबर का ये क्वेश्चन है जो बात करता है लीगल प्रिंसिपल। किस लीगल प्रिंसिपल के बारे में? तो पहले देखते हैं हम। व्हेन एनी पर्सन बाय हिज नेग्लिजेंट एक्ट इंजर्स अनदर पर्सन, ही इज लायबल टू कंपनसेट the injured person unless the negligence of the injured person himself contributed to the accident। अब आप लोगों ने बात जो देखा होगा या पढ़ा होगा आईपीसी में वो देखा होगा नेग्लिजेंस के बारे में। नेग्लिजेंस जो है ये टॉर्ट भी है। एक मिनट, नेग्लिजेंस जो है वो टॉर्ट में भी कवर होता है एज वेल एज क्राइम में भी कवर होता है। तो क्राइम में भी लॉ ऑफ क्राइम्स में आप लोग ने आईपीसी पढ़ा है, ठीक है। और टॉर्ट में भी आप नेग्लिजेंस को एक टॉर्ट के रूप में देखते हैं। टॉर्ट क्या होता है? एक सिविल रॉन्ग होता है। और ऑफेंस क्राइम क्या होता है? वैसे ऑफेंस जो अंडर आईपीसी कवर्ड है वो सारे क्राइम्स ऑफेंस में आते हैं, ठीक। तो अब बात करता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में। जब भी नेग्लिजेंस होता है तो आप जानते हो कि कोई अपने रास्ते से जा रहा है पूरे ड्यू केयर और अटेंशन के साथ और सामने से कोई अपोजिट साइड से आ रहा है जो कि वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ नहीं है और कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों कोलाइड हो जाते हैं। तो जिसमें एक पार्टी तो अपना सही काम कर रही थी ड्यू केयर और अटेंशन के साथ, लेकिन दूसरी जो पार्टी थी वो सही काम नहीं कर रही थी। तो इससे क्या होगा? जो अपोजिट पार्टी है जो आ रही थी उसने क्या किया है? नेग्लिजेंस किया है, ठीक है। और उसके नेग्लिजेंस के वजह से अगर उस पर्सन को क्या होती है? दिक्कत होती है जो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अपना काम किया था, तो उस सिचुएशन में उसको नेग्लिजेंस के लिए कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो ये तो आप जानते हैं कि कैसा कॉम्पनसेशन हो सकता है। पैसे के रूप में भी हो सकता है, अगर क्राइम में जाएंगे तो वो ऑफेंस के रूप में भी हो सकता है। मतलब फाइन और पनिशमेंट दोनों के रूप में आपका कॉम्पनसेशन देखने को मिलता है, ठीक। तो इंग्लिश में आप लोगों ने समझ लिया। हिंदी में देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को घायल कर देता है, यानी उपेक्षापूर्ण का मतलब यहाँ नेग्लिजेंटली है, तो वह पीड़ित घायल व्यक्ति को क्षति पूर्ति के दायित्वाधीन है जब तक कि स्वयं घायल व्यक्ति की उपेक्षा ने दुर्घटना में योगदान न किया हो। अब यहाँ पे देखो, जैसा मैंने एक इलिस्ट्रेशन बताया कि एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है। ये आदमी रास्ते में जाता है अपना स्कूटर ले करके और ये आदमी जो है इसको लेफ्ट साइड पे अपने चलना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट साइड में ना चल के किधर चलता है? राइट साइड में चलता है। और ये आदमी जो है स्पीड इसको 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना है, लेकिन ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो दोनों की गलती यहाँ दिख रही है। इसको 40 किलोमीटर स्पीड पर आवर के हिसाब से चलना था और इसको लेफ्ट साइड में चलना था, लेकिन ये राइट साइड में चल रहा है। और लेट्स सपोज कि ये दोनों क्या होते हैं? कोलाइड हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ दोनों पार्टी गलत थी, दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो गया है। और यहाँ पे
कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना, कोई, यानी दोनों में से ना ये कॉम्पनसेशन देगा और इसको तो क्षति हुई है तो ये कॉम्पनसेशन ग्रांट मांग नहीं सकता, डिमांड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की बराबरी की गलती थी, ठीक है। तो चलो, अगर मान लो कि यही सिचुएशन है, अगर ये व्यक्ति है, ये जा रहा है, इसको 40 किलोमीटर के स्पीड से चलना था लेकिन ये 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, और ये जो व्यक्ति है ये अपने लेफ्ट साइड पे ही चल रहा था और इसकी गलती के वजह से ये टकरा गया, तो यहाँ पे किसका नेग्लिजेंस पूरा काम करेगा? फिर इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको? तो इसको, यानी ये ए है और ये बी है, तो ए को कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको? बी को, ठीक। तो ये आपको जो इलिस्ट्रेशन है, जो लीगल प्रिंसिपल, विधिक प्रिंसिपल है, ये समझ में आ गया होगा, साथ ही में इलिस्ट्रेशन भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो फैक्चुअल सिचुएशन क्या कह रहा है। फैक्चुअल सिचुएशन, ए नेग्लिजेंटली लेफ्ट एन आयरन पोल इन द मिडल ऑफ द रोड, देयर वाज अ ट्रैफिक signal at the distance of 200 meter from this spot, showing a speed limit of 30 km per hour. B, while driving the scooter at the speed of 60 km per hour, saw the bulge of the pole from the reasonable distance, yet he could not avoid hitting it. He collided, मतलब वो भिड़ जाता है with the pillar and was injured by the decision in the proceeding against A. अब यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो अपनी कार से या गाड़ी से जो है स्कूटर से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? तो रास्ते में जा रहा है, हालांकि वहां क्या लगी हुई है? ट्रैफिक लगी हुई है। 200 मीटर पहले ही जो है वो ट्रैफिक लगी हुई है और वहां पे वो रुकता है, हालांकि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति आवर की है, मतलब वो नेग्लिजेंट है। और उस सिचुएशन में दूसरा जो व्यक्ति है, बी वाला जो व्यक्ति है, उसने क्या किया है? बीच में, यानी सड़क के बीचों बीच उसने एक आयरन पोल जो है वो गाड़ दिया है। अब देखो इसको ऐसे देखो, ये स्कूटर से अपने जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कि एक होता है ना ट्रैफिक वगैरह लग गया है, इसको जाना था कितने किलोमीटर के स्पीड से? 30 किलोमीटर, लेकिन जा रहा है कितना? 60 किलोमीटर। ये व्यक्ति कौन सा है? ये बी है और ये ए है। ए कोई व्यक्ति है, इसने बीच रास्ते में ही एक पोल जो है वो खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे बी जो है वो क्या कर रहा है? जा रहा है रास्ते में, हालांकि ये पोल देख रहा है कि हाँ ए ने यहाँ पे पोल खड़ा कर दिया है जानबूझ के, चाहे नेग्लिजेंटली, उसे छूट गया है, वो पोल खड़ा कर दिया है और सामने ही जाते ही वो क्या हो जाता है? कोलाइड हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसकी गलती है? ए जो है बीच में रास्ते के पोल खड़ा किया, उसकी गलती है या फिर बी की गलती है? तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आएगा कि भाई दोनों की गलती है, दोनों ने अपने एंड से जो है नेग्लिजेंस परफॉर्म किया है। दैट्स वाई यहाँ पे ना ए लाइबल होगा और ना बी लाइबल होगा किसी भी कॉम्पनसेशन के लिए एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो ये हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब ऐसे ही आपको लीगल प्रिंसिपल साथ ही फैक्चुअल सिचुएशन दिए जाएंगे और आपको ये डिसाइड करना है कि अब क्या होगा। अब कह रहा है कि निर्णय बताइए कि बी द्वारा ए के विरुद्ध कार्यवाही में, अब जो बी जो गाड़ी चला रहा था, तो क्या वो वाद ला सकता है? क्या वो केस ला सकता है? किसके ऊपर? ए के ऊपर। और जो केस लाया भी है तो क्या सफल होगा बी ए से पैसा वसूलने में या फिर कॉम्पनसेशन लेने में? तो सीधे अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बी सफल होगा क्योंकि ए लापरवाह था और उसे सड़क पर लोहे का खंभा छोड़ दिया था। अब यहाँ पे सीधे कह रहा है कि क्या होगा, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, एक मिनट, ये सी सही होगा। बी अपने वाद में असफल हो जाएगा क्योंकि वह बहुत तेजी से स्कूटर चला रहा था और गति सीमा पर ध्यान नहीं दिया था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। शायद वो अगर 30 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी चलाता तो वो उस खंबे को देख लेता और बच जाता, ठीक है, क्योंकि उसकी भी नेग्लिजेंस थी। दैट्स वाई यहाँ पे बी विल नॉट गेट एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो गया ये। अब जो नेक्स्ट हमारा लीगल प्रिंसिपल है वो है क्या, देखते हैं। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड
unless the offer has to come to knowledge of the person making the offer। अब यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट का ये लीगल प्रिंसिपल है और कह रहा है कि एक ऑफर तब तक नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता जब तक वो ऑफरी के नॉलेज में ना आए, ठीक है ना। अब एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी, और जिसको हम लोग प्रपोजर और क्या बोलते हैं, प्रॉमिसी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो फैक्चुअल सिचुएशन कह रहा है, हालांकि आपने कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मुझे ये उम्मीद है कि ऑफरर क्या है, ऑफरी क्या है, एक्सेप्टेंस कैसे होता है, ये सारी चीजें मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग फैक्चुअल सिचुएशन पे आते हैं, हिंदी में देखते हैं। ए का भतीजा कहीं खो गया था। ए ने अपने मुनीब को बी भतीजे को खोज में भेजा। बी के जाने के बाद ए कानपुर नगर में कुछ पर्चे बंटवा दिया जिसमें यह प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना होगा, प्रपोजल, प्रस्तावना की थी कि जो भी बच्चे को खोज कर लाएगा उसे 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुनीब बी के बच्चों को खोज कर लाया और इसके बाद इस प्रस्तावना का ज्ञान हुआ उसको। उसने इनाम पाने के लिए ए के विरुद्ध वाद दायर किया। देखो ये जो है गौरी दत्त का केस है, ठीक है। आप जब पढ़े होंगे तो गौरी दत्त का केस कॉन्ट्रैक्ट में जरूर देखा होगा। इसमें ये होता है कि ए नाम का कोई व्यक्ति रहता है, उसका भतीजा जो है वो खो गया रहता है और उसका मुनीब या नौकर कह लो, सर्वेंट कह लो, रहता है बी नाम का। उससे वो बोलता है कि भाई देखो मेरा भतीजा खो गया है तो मेरे भतीजे को जो है वो ढूंढ के ला दो। अब बी क्योंकि उसका मुनीब है वो उसका ऑर्डर मानेगा और चला गया उसके भतीजे को खोजने। और जैसे ही वो वहां से गया मतलब उसके प्रेमाइसिस से गया, ए के प्रेमाइसिस से गया, वैसे ही ए ने क्या किया, कुछ पर्चे छपवाए और पर्चे छपवा के उसमें बोल दिया कि ये डिस्क्रिप्शन है मेरे भतीजे का और जो भी मेरे बच्चे को खोज करके लाएगा, मेरे भतीजे को खोज करके लाएगा, उसको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये पर्चा छपवा करके ए ने पूरे कानपुर शहर में बंटवा दिया। हालांकि बी जो मुनीब है उसको कहीं से ये नॉलेज नहीं थी कि ऐसा ए ने या उसके मालिक ने जो है वो काम किया, उसके मास्टर ने जो काम किया। अब बी को इवेंचुअली बी को जो बच्चा होता है वो यानी मुनीब को वो बच्चा मिल जाता है, भतीजा मिल जाता है ए का, और वो क्या करता है, ए के सामने ला करके कह देता है कि देखिए आपका भतीजा मिल गया है। और फिर उसको नॉलेज होता है कि अच्छा ए ने कुछ ऐसे पर्चे छपवाए थे, इस वजह से वो मांगने लगता है अपना पैसा कि देखो भाई आपने तो 501 रुपए का इनाम छपवाया था, आप मुझे दे दीजिए। तो ए सीधे सीधे मुकर जाता है, जो मास्टर रहता है वो सीधे सीधे मुकर जाता है, कहता है कि नहीं मैंने तुमको ऑफर ही नहीं दिया, तो जब मैंने तुमको ऑफर ही नहीं दिया तो तुम उसका एक्सेप्टेंस मुझे कैसे दे सकते हो, समझ रहे हो बात। तो व्हेन देयर इज अ एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफर, तभी वो चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं बनता है विदाउट एक्सेप्टेंस के। तो ए ने सीधे सीधे यहाँ मना कर दिया कि नहीं देखो मैंने तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं मांगी थी इस पे, या तुम्हारे सामने ये ऑफर या प्रपोजल नहीं रखा था, दैट्स वाई तुम एंटाइटल्ड नहीं हो इस 501 रुपए के लिए। अब जो है बी यानी वो मुनीब लेकर के आता है ए के खिलाफ केस। तो क्या बी अपने वाद में सफल होगा? अब यहाँ पे देखो आंसर बहुत ही गलत दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये अपडेटेड आपको मिल जाएगा हमारे उस पे। देखो तो सी जो है इसका आंसर होगा, कह रहा है कि नहीं क्योंकि बी को प्रस्तावना, देखो ये लाल वाला आंसर सही नहीं है, इसको काट देना आप लोग, अपडेटेड आपको मिल जाएगा। नहीं क्योंकि बी को प्रस्तावना का ज्ञान नहीं था और जब बी बच्चे को ढूंढने निकला था उस समय इनाम देने की घोषणा नहीं की गई थी, अतः बी को प्रस्तावना का ज्ञान न होने के कारण वह अपने वाद लाने में सफल नहीं होगा, मतलब वो केस नहीं कर सकता है क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर ऑफर का कोई नॉलेज नहीं था। और जब आपको किसी ऑफर का नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे उसका एक्सेप्टेंस दे सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप ये भी जो लीगल प्रिंसिपल है आपको समझ में आया होगा, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे करना है। अगेन आप देख रहे होंगे कि ये सारी जो चीजें हैं ये ऐसे ही नहीं हवा में समझ में आने वाली नहीं है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट्स का
तो ही आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 16 नंबर का लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है। A contract is not an idle joke in which the parties have no regards to the legal consequences. Promises made in jest cannot be converted into the contract even if the parties appear to agree. अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ जोक, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन ही है वो कहता है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट अंडर 2H, ठीक है ना, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मजाक तो है नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, इलिस्ट्रेशन ले लो। लेट सपोज आप जो है अपना बोर्ड का एग्जाम या फिर LLB BLLB का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो और आपके पेरेंट्स आपको प्रॉमिस कर देते हैं कि अगर आपने एंट्रेंस अपना क्लियर कर लिया, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मैं आपको स्कूटी लड़की के केस में और लड़के के केस में जो है वो बाइक दिलाऊंगी। तो माँ बाप उसके लिए रेडी हो जाते हैं, पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं, बच्चा भी कहता है हाँ बिल्कुल, बच्चा करके दिखा देता है, लेकिन बाद में वो चीज फुलफिल नहीं की जाती है पेरेंट्स के द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि क्या जो बच्चा है या बच्ची है वो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स पे केस कर सकती है, वाद ला सकती है उस चीज के लिए? तो नहीं भाई, जो भी इसेंशियलिटी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें एक इसेंशियल ये है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि लीगल रिलेशनशिप की कोई भी यहाँ पे इंटेंशन नहीं था, प्रॉमिस कर दिया, अगर परफॉर्म कर दिया तो भी ठीक, वरना बाध्य आप नहीं कर सकते, इनफोर्स आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज कहा जाता है कि संविदा जो है फालतू की मजाकबाजी नहीं है, फालतू की प्रोमिसेस को क्या नहीं कर सकते आप, इनफोर्स नहीं करा सकते हो कोर्ट में, ठीक है। तो अब तथ्यात्मक स्थिति इसकी क्या कही जा रही है, देखो कह रहा है कि द डिफेंडेंट यूज्ड टू वर्क इन श्रीलंका। डिफेंडेंट जो है वो श्रीलंका में वर्क करता है। He went to England with his wife and children. When they started coming back, so due to health reasons, his wife had to stay in England. While living, the defendant promised his wife that he would continue to send 30 pounds per month for her expenses. For some time, he kept spending so much money and then stopped sending due to differences, and later there was a divorce between them. The wife filed a suit to recover the amount of money which has 30 pounds per month till the time of divorce. अब ये देखो सीधे सीधे कह रहा है कि एक जो व्यक्ति है डिफेंडेंट है वो श्रीलंका में रहता है, कुछ समय के लिए अपने वाइफ और बच्चों के साथ वेकेशंस पे जाता है और वहां जा करके उसकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसी वजह से उस व्यक्ति को अपनी वाइफ को इंग्लैंड में छोड़ करके आना पड़ता है अपने बच्चों के साथ। लेकिन अपने वाइफ को वो वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि तुम यहीं रहो जब तक ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें 30 पाउंड्स पर मंथ भेजता रहूंगा। कुछ समय तक वो भेजता भी है, लेकिन बाद में पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है और कंडीशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि डिवोर्स होने वाला हो जाता है। तो फिर उसकी वाइफ जो है वो केस कर देती है अपने पति के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर कि भाई देखो इसने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे 30 पाउंड्स पर मंथ देगा, लेकिन अब ये मुझे नहीं पे कर रहा है। तो क्या जो वाइफ है वो सक्सीड होगी इस केस में कि नहीं, यही आपको फैक्चुअल सिचुएशन दिया है और यही आपको करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो ये कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है, इसको काट देना आप लोग, ये ऐसा मत समझना कि ये लाल में है तो सही है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है no, because there was no intention to enter into contract between husband and wife, therefore no legal relationship arose from it। सीधे कह रहा है कि नहीं, कोई यहाँ इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में आना था हस्बैंड एंड वाइफ का, इट जस्ट अ मेयर प्रॉमिस, ठीक है, जस्ट
प्रॉमिस, तो प्रॉमिस का कोई इन्फोर्समेंट नहीं आप करा सकते, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है वो सही होगा। अब बात आ जाती है, देखो लीगल प्रिंसिपल क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन का, ऑल सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट टू डू एनी प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन सच राइट बाय लॉ इन द पब्लिक। कह रहा है कि सबके पास फंडामेंटल राइट है। आप सब जान रहे हो कि सबके पास क्या है, एक अपना अपना फंडामेंटल राइट है और सब लोग उसको एक्सरसाइज करता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी उस पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। और रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कब लगाए जाएंगे, जब पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा होगा तब लगाया जाएगा, ठीक। फैक्चुअल सिचुएशन क्या कह रहा है, यानी इसके कहने का मतलब है कि सबका फंडामेंटल राइट है, नो डाउट, लेकिन जरूरत पड़ने पे या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर इमरजेंसी के टाइम में उस फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ठीक है ना, युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। फैक्चुअल सिचुएशन देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनी पीपल वर डूइंग बिजनेस ऑफ ड्रॉइंग एंड पेंटिंग इन राजकोट एरिया फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। आप हिंदी में पढ़ देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैम तो इंग्लिश में ही पढ़ती रहती हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हिंदी में क्या कह रहा है, बहुत सारे लोग राजकोट क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से ड्राइंग और पेंटिंग का व्यवसाय कर रहे थे, जिससे लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार भी मिलता था। इस व्यवसायिक केंद्रों से अवशोषित मतलब कि अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है वो निकाला जाता था, जो सड़क पर ऐसे ही फैल जाता था, जिससे वहां के जो निवासी थे, आसपास के रहने वाले लोग थे, उनके स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंच रहा था। अतः इन व्यवसाय को तब तक के लिए बंद कर देने का नोटिस दी गई या दिया गया जब तक कि इनके द्वारा पर्यावरण अधिनियम में बताए गए लोक स्वास्थ्य रक्षोपाय नहीं अपना लिए जाते। इन उद्योगों के मालिकों ने इसे अपने वृत्ति, व्यवसाय एवं पेशा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए नोटिस को रद्द करवाने हेतु वाद संस्कृत किया। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि राजकोट में ऐसा व्यवसाय चल रहा था ड्राइंग और पेंटिंग का पिछले 25 वर्षों से, और उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो भी व्यवसायी से, लगभग 30,000 परिवार उससे चलता था, उस इंडस्ट्री से, ठीक है। और लेकिन वो जो इंडस्ट्री थी ना, वो क्या करती थी, जो अनट्रीटेड वाटर है उसको ऐसे ही खुले में बहा देती थी, सड़क पे, नदी, कहीं भी बहा देती थी बिना किसी ट्रीटमेंट के। उस सिचुएशन में जो वहां के लोग थे, निवासी थे, उनको काफी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, और उन्होंने क्या किया, कंप्लेंट वगैरह किया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास, और फिर उन्होंने क्या किया, एक नोटिस दे करके कुछ समय के लिए या तब तक के लिए बंद करवा दिया। बोला कि अथॉरिटीज ने, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में, कि जाइए आप जो एनवायरमेंट के वो है ना, पर्यावरण अधिनियम में जैसे सारी चीजें बताई गई हैं उसको आप फॉलो कीजिए, तब आपका जो इंडस्ट्रीज है उसको फिर से चलाने का अलाउंस दिया जाएगा या अलाउ किया जाएगा। अब इससे जो उद्योग मालिक थे इस डाइंग और प्रिंटिंग के, उन्होंने जाकर के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए केस करना चाहा। भाई केस कर दिया कि ये मेरे जो आर्टिकल 19(1) है जो बताता है राइट टू प्रोफेशन की जो बात करता है, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, इसकी जो आजादी देता है, उसका वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या जो ये उद्योग मालिक हैं, क्या ये सफल होंगे अपना ये केस लाने में, ठीक। अब यहाँ पे देखो, पहला कह रहा है, देखो कहीं से ये सही नहीं है, जो लाल कलर का है वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये सही है। मैं बार बार कह रही हूँ, नोटिस को विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे 30,000, गलत, बिल्कुल गलत। नोटिस को विधिपूर्ण नहीं माना जाना, गलत। नोटिस को लोक स्वास्थ्य की हानि के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, गलत। नोटिस को विधिपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि व्यवसाय करने का अधिकार आत्यांतिक नहीं है और इस अधिकार पर लोक स्वास्थ्य हित युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है।
डी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। आपके फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, तो डी वाला आंसर इसमें क्या होगा, सही होगा। अब हमारा जो 18 नंबर का प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि एनी पर्सन हु बाय हिज एक्ट और ओमिशन causes environment pollution, he will liable for the damage caused by such pollution, and it will not be defenses in such cases that all the reasonable precautions were taken while doing the act or omission in question। कह रहा है कि कोई भी इंसान, अब यहाँ पे देखो, अब बाई एक्ट कोई भी इंसान कोई काम करके, मतलब उसको जो काम मना किया गया है वो काम अगर कर देता है तो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और वो व्यक्ति जिसको जो काम किया गया है करने के लिए, कहा गया है करने के लिए विधि के द्वारा, लेकिन वो अपना काम नहीं परफॉर्म कर रहा है, अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ओमिशन कर रहा है। और ये एक्ट ओमिशन दोनों ही पनिशेबल हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर अपने एक्ट या ओमिशन से ऐसा कोई काम करता है जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करता है या एनवायरमेंट को डैमेज करता है, तो फिर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये फिर रीजनेबल प्रिकॉशंस लिया जा सकता है इस केस में। अब यहां देखो, सीधे सीधे हम लोग फैक्चर सिचुएशन पे आते हैं, ठीक। कह रहा है कि गंगा नदी के तट के पास एक रासायनिक उर्वरक, मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर का कारखाना चल रहा है। पर्यावरण को किसी प्रकार के नुकसान या हानि को बचाने के लिए कारखाने में उपयुक्त अवशिष्ट उपचार, मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स हैं तथा निकास संयंत्र लगाए गए थे, लेकिन अचानक यांत्रिकी यानी मैकेनिकल और टेक्निकल समस्या आने के कारण इस संयंत्रों ने ठीक ढंग से काम करना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित हुआ और जिससे अंततः पर्यावरण तथा कारखाने के आसपास रहने वाले लोगों को व्यापक क्षति हुई। इस प्रदूषण से पीड़ित व्यक्तियों ने समुचित उपचार के लिए वाद दायर किया। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो इंग्लिश वाले बच्चे फिर कहेंगे मैम आप हिंदी में ही पढ़ाने लगी, तो हिंदी इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। कह रहा है कि एक केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री इज रनिंग नियर द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा टू अवॉइड एनी हार्म और डैमेज टू द एनवायरमेंट। सुटेबल effluent treatment and exhaust plant were installed in the factory, but due to the sudden mechanical or technical problem, these plants stopped functioning properly, resulting in environmental pollution and ultimately causing massive damage to the environment and people will living around the plant. People suffering from this pollution filed suit for the proper treatment। अब यहाँ पे देखो, गंगा नदी के तट पर एक रासायनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर चल रहा था, और हालांकि इन्होंने अपने वेस्ट मटेरियल्स के उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अपना जो है मशीन्स वगैरह बैठाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, कुछ टेक्निकल और मैकेनिकल दिक्कत आ जाती है उस मशीन में, और जो भी वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करने वाला सुविधा था, ट्रीट करना था, उसको ठीक करके डिस्पोज करना था, वो जो सुविधा थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही थी, क्योंकि मशीन में यांत्रिकी और तकनीकी समस्या थी, यानी मैकेनिकल और टेक्निकल समस्या थी। तो उस सिचुएशन में वहां के जो आसपास लोग रहते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस प्रदूषण से, मतलब वही अनट्रीट वेस्ट वाटर वो लोग बहा देते होंगे नदियों में, ठीक है, या फिर वहां से जो गैसेस निकलती होंगी, जो धुआं वगैरह निकलता होगा, उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और उन्होंने, वहां के आसपास लोग ने क्या किया, वाद दायर किया, केस लाया उस फैक्ट्री के खिलाफ, उस केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ। तो क्या वो लोग जो है, अब डिसाइड कीजिए आप कि विल द सूट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम द पॉल्यूशन सक्सीड, तो क्या वो लोग जो पीड़ित हो रहे थे उस प्रदूषण से, क्या वो लोग सक्सीड होंगे उस चीज में, वाद लाने में, केस जीत पाएंगे वो। तो अब यहाँ पे देखो, कह रहा है द विक्टिम कैन नॉट सक्सीड। क्यों नहीं सक्सीड होगा भाई, आपको जो बोला गया था वो आप कर नहीं रहे हो, मतलब आपको क्या बोला गया था काम करने के लिए कि सही से
जो भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगा वो सही से जो ट्रीट वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रीट करके ही डिस्पोज करेगा। आप नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने साइड से आप गलती कर रहे हो, तो विक्टिम को अगर नुकसान होगा तो क्यों नहीं वो सक्सीड होगा, बिल्कुल सक्सीड होगा। बी कह रहा है द विक्टिम कैन नॉट सक्सीड, हटा दो यहाँ पे, द विक्टिम कैन सक्सीड बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ, ठीक। The victim can be successful only if treatment remedial on plant is not installed in the factory। बिल्कुल गलत है ये सही होगा सी वाला। क्या कह रहा है, पीड़ित सफल हो सकते हैं क्योंकि एक्स का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण व्यक्तियों को हर परिस्थिति में सभी प्रकार की हानि से बचाए। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री ओनर है, उसको प्रॉपर केयर, प्रॉपर चेकिंग तो हमेशा करनी ही चाहिए ना अपनी मशीन की, अपनी टेक्निकलिटी की। अगर उसके वजह से उसके आसपास लोगों को या फिर विद इन द फैक्ट्री जो भी लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है किसी भी तरह का एनवायरमेंट, तो वो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, वही व्यक्ति जिसकी वो इंडस्ट्री है या फिर जो उस इंडस्ट्रीज को चला रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल पीड़ित सफल होंगे इसमें। अब 19 नंबर का है, ठीक है। अब आप लोग देखिए ये क्या कह रहा है, लीगल प्रिंसिपल 19, whoever gets his work done by another in the eye of laws does it himself quasi facet per elim facet per se। क्या कह रहा है कि जो कोई अपना कार्य दूसरे से करवाता है विधि की निगाह में वह उसे स्वयं करता है। ये एक मैगजीम है, क्वी फैसेट पर एलएम फैसेट पर से। मान लो कि मैं एक ड्राइवर रखती हूँ अपने पास और मैं अपने ड्राइवर से कहती हूँ कि जाइए और मेरा ये काम, मेरे ऑफिस जाना है, मेरे ऑफिस से आपको ये सामान उठा करके लाना है, तो वो मेरा काम था, मैंने अपना काम किसको दिया, दूसरे को ऑर्डर किया करने के लिए। तो वही कह रहा है कि जो कोई अपना काम दूसरे से, तो मेरा काम था, वो फाइल किसको चाहिए थी, मुझे चाहिए थी, कहाँ से चाहिए थी, दफ्तर से चाहिए थी, वो मेरा काम था, लेकिन मैं करवा किससे रही थी, तो अपने ड्राइवर से। तो ये समझा जाएगा कि वो काम मैं ही कर रही थी। जो कोई अपना कार्य दूसरे से करवाता है विधि के निगाह में मैं उस ड्राइवर के जगह पे हूँ, ठीक है ना। मतलब मेरा काम अगर कोई कर रहा है तो विधि के निगाह में समझा जाएगा जिसका काम कोई कर रहा है, तो जो उस काम को करने के लिए इसको बोला है वही व्यक्ति यहाँ पे है। समझ में आ रही बात। मतलब अगर मेरे ड्राइवर से उस दौरान किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी गलती हो जाती है तो वहां लाइबल किसको ठहराया जाएगा, मुझे ठहराया जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना काम दूसरे से करवाता है ना, तो ये समझा जाता है लॉ के नजर में कि वो स्वयं वो काम कर रहा था, ठीक। ये मैगजीन भी याद रखिएगा, कैसे क्वी फैसेट पर एलएम फैसेट पर से। चलो अब यहाँ पे तथ्यात्मक स्थिति देख लेते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश में करके देखेंगे। फैक्चुअल सिचुएशन क्या कह रहा है कि निधि जो एक कार की मालिक है ने अपने मित्र सुमित से कार लेने और उसे ऑफिस तक छोड़ने के लिए कहा। जब कार उसके ऑफिस के पास पहुंची तो सुमित के उपेक्षापूर्ण ढंग, मतलब नेग्लिजेंटली तरीके से ढंग से कार चलाने के कारण प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता है, नामक एक व्यक्ति को टकरा गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। प्रकाश ने निधि के विरुद्ध नुकसानी प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निधि एक कार की मालिक है और निधि का एक दोस्त है सुमित, ठीक है। तो वो सुमित से कहती है से कार लाने के लिए और उसे ऑफिस छोड़ने के लिए कहती है। निधि सुमित से कहती है भाई कार लाओ और मुझे कार से ऑफिस छोड़ दो। जब कार उसके ऑफिस के पास पहुंची, मतलब निधि के ऑफिस के पास पहुंची, तो सुमित जो है निग्लिजेंटली तरीके से अपने कार से टक्कर मार दिया, किसको, प्रकाश को। मतलब निधि के कार से टक्कर मार दिया किसको, प्रकाश को। तो अब वो प्रकाश गंभीर चोट आ गई उसको, तो प्रकाश ने किसके ऊपर केस किया, निधि के ऊपर केस किया। हालांकि निधि कार नहीं चला रही थी, निधि की कार थी, चला कौन रहा था, सुमित चला रहा था, लेकिन प्रकाश ने फिर भी निधि के ऊपर जो है वो वाद लाया। क्या वो वाद दायर करने में सक्षम होगा, क्या वो नुकसानी पाएगा, कौन, प्रकाश, यही आपको डिसाइड करना। विल द प्रकाश विल सक्सेसफुल इन गेटिंग द डैमेज डन, तो क्या पाएगा वो। तो आप जानी क्वे फेसिट ये वाला जो मैगजीन है कौन सा,
क्वी फेसिट पर एलएम फेसिट पर से, तो क्या ये चीज होगा इसमें? हाँ बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखो डी वाला ऑप्शन कहाँ है, इसका नहीं दिया है, देखो डी है। सुमित विल अब्सॉर्ब द लायबिलिटी, क्या कह रहा है? बेसिस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ इनएविटेबल, नहीं उसको टाला नहीं जा सकता, मतलब उस एक्सीडेंट को टाला जा सकता था नेग्लिजेंटली। निधि विल बी लाइबल बिकॉज द सुमित इज एक्टिंग अंडर द अथॉरिटी एंड ही वाज ड्राइविंग फॉर हर एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, बिल्कुल सही है, निधि उत्तरदायी होगी क्योंकि सुमित उसके प्राधिकार से उसके अथॉरिटी देने से वो गाड़ी चला रहा था, इसीलिए निधि जो है वो उत्तरदायी होगी। यही वाला मैगजीन जो है वो लगेगा। ठीक, अब चलो यहाँ पे 20 वाला जो आपका लीगल प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इन इंडिया एंड एवरी एक्ट डन इन वॉयलेशन of the provision of the constitution will be void. दूसरा क्या कह रहा है कि every client has the fundamental right to get himself defended by a lawyer of his choice if that particular lawyer is in the position to defend him. अब कह रहा है कि देखो भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, पहले वाले में कह रहा है, और इसके वॉल्यूशन में कोई भी प्रोविजन अगर बनाए जाएंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वॉयलेट करेगा, उसकी बात को नहीं मानेगा, वो क्या होगा? वॉइड होगा, शून्य होगा। मान लो कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से कर्टल कर देता है, उसको मानता ही नहीं है, तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं, वो वॉइड होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एवरी क्लाइंट हैज द फंडामेंटल राइट, जो भी व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार होके जाता है या फिर कस्टडी में रहता है, उसके पास ये राइट है कि वो क्या कर सके? अपने मन पसंदीदा वकील से मिल सके और अपनी बात उससे बता सके कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक, अब यहाँ फैक्चुअल सिचुएशन है, देख लो भाई। The Constitution of every country provides its citizen with the fundamental right to be defended in a criminal proceeding by a lawyer of their choice. अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट उस विक्टिम को कह रहे हैं, उस व्यक्ति को जो डिफेंडेड बनाया गया है, जो पकड़ के जा चुका है पुलिस के द्वारा या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने चॉइस के वकील से जो है, लॉयर से जो है मिल सके अपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। ठीक, अब यहाँ पे आपको फैक्चुअल सिचुएशन देगा। एस accused of the crime engaged for a famous lawyer in criminal proceeding named X. For his defense, just a day before the trial was begun, X house was raided by income tax department officials and he was arrested in this regard. X filed a petition in the court demanding that he was entitled to be defended by मिस्टर एक्स होगा। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। प्रत्येक देश में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो एस जो कि एक अपराध का अभियुक्त है, एक्स नाम का एक अपराधी है जो अभियुक्त, अपराधी नहीं है अभियुक्त है, उस पर आरोप लगाए गए हैं, ने एक्स नामक आपराधिक कार्यवाही के प्रसिद्ध वकील, बहुत फेमस एक्स नाम के एक वकील थे, उनको अपनी डिफेंस के लिए उन्होंने हायर किया। ट्रायल प्रारंभ होने के एक दिन पहले, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ था कोर्ट में, और एक दिन पहले ही एक्स के घर पर आयकर विभाग का छापा, मतलब एक्स जो है वकील, उन्हीं के घर पे क्या पड़ गया? छापा मारा गया और उसे इस संबंध में बंदी बना लिया गया कि एक्स ने न्यायालय में एक याचिका दायर करके मांग की कि वह मिस्टर किसके द्वारा? एस द्वारा एक्स अपना बचाव करने का अधिकारी था, अतः उसे छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वह उस केस में बहस कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो एस था वो अभियुक्त था, वो एक्स को, एस ने एक्स जो वकील है उसको अपने डिफेंस के लिए लाया, लेकिन ट्रायल जैसे ही स्टार्ट होती उसके पहले जो वकील है एक्स, उसके घर पर छापा पड़ जाता है, वो खुद ही कस्टडी में चला जाता है, सीबीआई की कस्टडी में चला जाता है।
फिर जो वकील है एक्स नाम का, वो कहता है देखो भाई मेरे हमको वकील एज अ वकील हायर किया गया है और मेरा ये काम है कि मैं एस को बचाऊं, इसीलिए मैं छोड़ दो, मुझे जाके मुझे प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, ट्रायल में बैठना है। तो क्या जो वकील है जो एक्स है जो खुद कस्टडी में है वो सक्सीड होगा जाकर के एस के लिए डिफेंस रखने के लिए? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या एस का वाद सफल होगा। एक्स कहेगा कि भैया वकील को छोड़ दीजिए और वकील मेरा केस लड़ेगा, फिर जाएगा अपने कस्टडी में वो रहेगा। तो एक्स पिटिशन विल बी रिजेक्टेड बिकॉज एक्स इज नॉट द पोजीशन टू डिफेंड हिम आफ्टर हिज अरेस्ट। अब यहाँ पे देखो एस जो कहता है कि छोड़ दो वकील को और ये मेरे वकील हैं, मैंने इन्हें डिफेंस के लिए बुलाया है, छोड़ दीजिए वकील को जो खुद ही एक कस्टडी में है। तो क्या यहाँ पे एस को ये अलाउ कर दिया जाएगा कि ठीक है तुम ले जाओ अपने वकील को, जब ट्रायल वायल हो जाएगा तो फिर भेज देना? ऐसा तो नहीं किया जाएगा क्योंकि वो खुद एक अक्यूज है, उसके ऊपर वकील के ऊपर खुद आरोप लगा है। तो जब तक वो आरोप से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वो कैसे अपना काम जो है परफॉर्म करेगा? तो यहाँ पे एस जो है वो सक्सीड नहीं होगा एक्स को वापस लाने में, ठीक है ना, या एक्स को अपना डिफेंस कराने में। वो दूसरा वकील हायर कर सकता है या फिर जो वकील गिरफ्तार हो गया उसके जो जूनियर है या फिर उसके कोई फ्रेंड लॉयर कोई दोस्त होंगे उनको वो दे सकता है। अपना खुद निकल करके अपनी कस्टडी से वो नहीं, उसको अलाउ किया जाएगा कि आप आइए और फिर उसको डिफेंड कीजिए। 21 नंबर का प्रिंसिपल क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी अलाउड टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस फ्रॉम द हैंड ऑफ द जजेस। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को आपराधिक न्याय प्रशासन को न्यायाधीशों के हाथों से लेकर के अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। देखो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, लेट सपोज डीएम है, एसडीएम है, आईपीएस है, एसपी है, एसएसपी है, इनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप न्याय प्रक्रिया अपने हाथ में लेकर के काम करो, ठीक है ना। न्याय को या फिर कहते हैं ना कि इसका फैसला जो है वो न्यायाधीश करेंगे या कोर्ट करेगा। तो कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी भी जो कह ले प्रशासन के पास नहीं है। कोई भी प्रशासन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर के काम करे, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ए ने अपनी पड़ोसी के घर से आवाज सुनी कि उसके घर में चोर घुस गया है और उसने उसके पड़ोसी बी को चाकू मारकर घायल कर दिया है। जब ए बी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी मर चुका था। ए भागते हुए चोर की तरफ दौड़ा और चोर को उसने पकड़ लिया और उसे सड़क के खंबे में रस्सी से बांध दिया। अगले दिन सुबह वह अपने मित्रों की सहायता से चोर को स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गया। अब इसमें डिसाइड करो कि ए ने कुछ गलत किया। अब ए एक पड़ोसी है और बी जो उसका पड़ोसी है ए का, उसके घर में बहुत सारा शोर शराबा होता है, वो देखता है और वहां पे फिर बाद में जब बी के घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि बी जो है वो बी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, मतलब बी जो है वो चाकू मार के घायल कर दिया गया है। तो उसने देखा पड़ोसी मर चुका था। अब बी जो है वो पड़ोसी मर चुका था, ए ने देखा बी उसका पड़ोसी जो है वो मर चुका था। ए ने भागते हुए एक चोर को देखा और चोर को क्या किया, पकड़ लिया। बी के घर से भागते हुए एक चोर को देखा ए ने और उसको क्या किया, पकड़ लिया। पकड़ करके उसने उसको मारा पीटा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है ना कि खून का बदला खून से, ऐसा कुछ नहीं किया। उसको रात भर बांध के रखा, पेड़ वेड़ से बांध दिया हुआ कि ये कहीं भागने ना पाए। और फिर सुबह होते ही अपने मित्रों की सहायता से वो उसको पुलिस के पास ले गया। तो क्या यहाँ पे ए ने कानून को अपने हाथ में लिया? नहीं लिया, ठीक है ना। तो ए को अभियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून को अपने हाथों में उसने नहीं लिया, उसने बस बचाव किया, उसने उसको बांधा। हाँ ये होता कि उसको खूब मार रहा है, उसको चाकू स्टेप कर दे रहा है, उसको चाकू घुपा दे रहा है या फिर उसका सर फोड़ दे रहा मार के, तब वो जो है वो आपराधिक श्रेणी में आता। कहा जाता ए को कि इसने कानून को अपने हाथ में लिया है क्योंकि ए ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस एक प्रिकॉशन के तरह उसको बांधा कि वो भाग ना पाए और फिर सुबह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसको पहुंचा दिया। तो यहाँ पे ए ने कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया, ठीक। अब यहाँ क्या कह रहा है, लीगल प्रिंसिपल, an accused should not be given death penalty because it would be a murder committed by a state. Abolition of the death
penalty has been demanded by liberals since the beginnings of 20th century. Human society is becoming extremely violent, but the state cannot do this. Police firing on अनआर्म्ड क्राउड्स इज द वर्स फ्रॉम द स्टेट मर्डर। अब कह रहा है कि किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार से राज्य की गई एक हत्या होगी। मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने की मांग उत्तरदायियों ने 20वीं शताब्दी से प्रारंभ में ही की थी। मानव समाज अत्यधिक हिंसक बन रहा है परंतु राज्य ऐसा नहीं कर सकता। निहत्थी भीड़ पर पुलिस द्वारा फायरिंग राज्य द्वारा हत्या का और भी खराब रूप है। अब इसमें बोला गया कि जो कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड की सजा दी जाती है वो नहीं देनी चाहिए, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। और हमारे यहाँ है भी ये चीज कि मृत्यु जो दंड है वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में मिलेगा, मतलब बहुत ही घटिया अगर क्राइम किसी ने किया है तो वो मिला है। तो सीधे सीधे ये जो लीगल प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि राज्य का ये कहने की कर्तव्य है या राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मृत्यु दंड की सजा है वो ना के बराबर दी जाए, ठीक है। चलो अब फैक्चुअल सिचुएशन क्या कह रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर ए ने बी पर यह सोचते हुए गोली चलाई कि वह हत्या के 5 मामलों में वांछित है, परंतु बी एक कुलीन वर्ग का निर्दोष व्यक्ति था जिसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की निर्यात कंपनी थी। अब कह रहा है कि ए एक पुलिस ऑफिसर है, बी पर यह सोच रहा है, एक होता है ना आदमी सोच बना लेता है और सोच हमेशा आदमी 10 लोगों को चीजों को कंसीडर करके नहीं बना लेता है। सोच अपने ही सोच रहा है, उसके बारे में सामने वाले का पक्ष वो नहीं समझ रहा है, खुद ब खुद वो सोच समझ करके क्या कर रहा है अपनी राय बना ले रहा है। और ये जो पुलिस ऑफिसर था वो ऐसा ही किया, वो अपनी राय बना लिया बी के खिलाफ कि इसने ही 5 लोगों की हत्या की है और ये राय बना करके ए ने बी को गोली मार दी, ठीक है। लेकिन बी एक्चुअल में कौन था, एक अच्छे वर्ग का व्यक्ति था, निर्दोष व्यक्ति था और उसकी अपनी ही इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति थी। तो क्या ए ने ये अच्छा काम किया है? ए ने अपने इस काम को करते हुए कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, बिल्कुल लिया है। तो क्या अब क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या ए को इस अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि ए को मृत्यु दंड कहा है क्या, एक मिनट, हाँ अभियोजित किया जा सकता है। देखो हाँ, क्या ए को अभियोजित किया जाता है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है? तो कह रहा है कि ए को मृत्यु दंड से अभियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि मृत्यु दंड संसद और राज्य की विधायिकाओं द्वारा अवैध और सामाजिक घोषित करता है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है ए को अभियोजित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। कह रहा है ए को मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है क्योंकि मृत्यु दंड को अभी तक संसद या राज्य द्वारा विधायकों द्वारा निराकृत नहीं किया गया है। अब कह रहा है नेक्स्ट कि ए को कड़ाई से मृत्यु से दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे राज्य द्वारा हत्या कहा जा सकता है। तो ये चीज है, ए को किसी और चीज के लिए पनिशमेंट हो सकता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाए, लेकिन ये जो मृत्यु की सजा है इसको थोड़ा सा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बोला गया है, इसीलिए मृत्यु दंड से दंडित इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हालांकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको दिया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो लीगल प्रिंसिपल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल द पर्सन बट डिटरमाइन दिस फ्रीडम the state has take into consideration the reasons for the unity and integrity of India, security of the state, friendly relationship with foreign countries, public order, morality, judicial power. Sanction can be imposed on the basis of contempt, defamation and incitement of the crime. कह रहा है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) में, ठीक, और ये आपको दिया जाता है कुछ रीजनेबल कंसिडरेशन के साथ कि आप ऐसा कुछ बोलिए, स्पीच कीजिए या अपना एक्सप्रेशन दीजिए जो हमारे देश के यूनिटी को खतरा ना हो या फिर हमारे देश की इंटीग्रिटी को खतरा ना हो या फिर हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा ना हो या हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस है फॉरेन कंट्रीज के साथ उनको कोई खतरा ना हो या फिर किसी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर जुडिशियल पावर के ऊपर खतरा ना हो। अगर ये चीज आप ध्यान में रखते हुए अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अपना रहे हैं तब तो आपको पूरी तरह से ये जो राइट है
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपको एक्सरसाइज करने दिया जाएगा और इस पे कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों में से अगर आप इसके खिलाफ बोलते हैं या फिर इन चीजों को आप खतरा पहुंचाते हैं अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल सिचुएशन है, जल्दी देख लेते हैं कि स्टार टीवी हांगकांग आधारित एक टेलीविजन कंपनी है, ठीक, जिसने XXX चैनल के नाम से एक नए टीवी चैनल की शुरुआत की जो भारत में भी देखा जा सकता था। यह सिर्फ वयस्कों के लिए ही था क्योंकि यह केवल वयस्क फिल्मों का ही प्रसारण करता था। भारत सरकार ने एक विधान पारित किया जिसके द्वारा इस चैनल तथा इस प्रकार के अन्य चैनलों को भारत में दिखाए जाने वाले प्रतिबंधित कर दिया। इस विधान द्वारा केबल ऑपरेटर द्वारा ऐसे सिग्नलों को प्राप्त करने और उन्हें प्रसारित करने को भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। इसे पूरे भारत में केबल ऑपरेटर को भारी मात्रा में धन का नुकसान हानि हुआ की संभावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि केबल ऑपरेटर को यह आशा थी कि यह चैनल देश में बड़ी संख्या में लोगों को द्वारा देखा जाएगा। केबल ऑपरेटरों के संघ ने नई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर किया। इससे उनके वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि हांगकांग में एक चैनल था, हांगकांग में क्या था, एक स्टार टीवी हांगकांग करके एक टेलीविजन कंपनी थी। उन्होंने एक्सेस करके एक अडल्ट जो चैनल था उसको चलाने की कोशिश करी, ठीक है ना, चलाया भी, इंडिया में भी इसको चलाया गया। लेकिन इंडिया में ये डिस्कस किया गया विधान सभा में, ठीक है ना, विधानसभा कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में, ठीक है ना, पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया कि भैया ये जो चैनल है ये हमारे यहाँ नहीं चलना चाहिए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और ये सब चीजें देख करके ही भारत की जो संसद थी वो पार्लियामेंट ने पूरी तरह से इसको रोक लगा दिया। और फिर हालांकि वो चैनल जो था वो बहुत चल रहा था इंडिया में, जिससे भारतीय केबल ऑपरेटरों को भी बहुत फायदा हो रहा था। तो फिर जब रोक लगा दी गई सरकार के द्वारा, तो फिर क्या किया, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा, तो फिर जो भारतीय केबल ऑपरेटर थे ये दिल्ली में जा करके दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी है कि देखिए भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और इसको जो है आप हमको वो हमारे राइट को फिर से एस्टैब्लिश करवाइए। तो निर्णित करना है कि सरकार की तरफ से अपनी इस कार्रवाइयों को न्याय संगत ठहराने के लिए क्या मुख्य तर्क दिया जाएगा। अब देखो तर्क देना पड़ेगा ना, किसको तर्क देना पड़ेगा, केस ला दिया गया केबल ऑपरेटर द्वारा, तो अब सरकार क्या तर्क देगा जिससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए। तो सीधे कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड ब्रॉडकास्टिंग द अडल्ट फिल्म। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक मोरालिटी को खतरा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये मोरल नहीं है, तो पब्लिक मोरालिटी को ये खतरा पहुंचा रहा है, तो इस बेसिस पे जो है किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बाधित किया जा सकता। ठीक, अब यहाँ पे है अब ये 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। फैक्चुअल सिचुएशन चलिए देख लेते हैं सीधे इसका। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी विच फैक्ट मे बी इन द इशू ऑफ इन हिज ट्रायल। ये एविडेंस का क्वेश्चन है, हालांकि एविडेंस आप लोग ने ज्यादा पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो अक्यूज है, ए के ऊपर बी के मर्डर के चार्जेस लगे गए हैं, उस चीज के लिए उसको गिरफ्तार भी किया गया है। विच फैक्ट, अब इसमें से क्या फैक्ट है जो ट्रायल में देखा जाएगा, क्या कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगी। तो दैट ए रिसीव्ड फ्रॉम बी अ सडन ग्रेव एंड
ग्रेव इंटेंशन नहीं, ग्रेव प्रोवोकेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फैक्ट होता है यह कि ए ने बी की मृत्यु कारित की है, ठीक है, ये भी हो सकता है। यह कि ए का आशय बी की मृत्यु धारित करने का था, ये भी हो सकता है। यह कि ए को बी द्वारा अचानक सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन मिला, ये भी हो सकता है। यह कि बी की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय ए चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ, कुछ भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसमें से क्या हो सकते हैं, एक फैक्ट इन इशू बन सकते हैं, फैक्ट इन इशू इसमें बन सकता है। ए ने बी का मर्डर किया है, ये आरोप ए पे लगा है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है, चारों जो क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन किस में आ जाएंगे, फैक्ट इन इशू में आ जाएंगे, ठीक है। इन चीजों पे फैक्ट बन सकता है कि अच्छा ये सिचुएशन रहा होगा तो इसका क्या हुआ होगा, मर्डर हुआ होगा, या फिर ए ने इसलिए इसका मर्डर किया होगा, ठीक। चलो हाँ, अब इसका भी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल बी द कोर्ट होल्ड अबाउट द चाइल्ड रिलीजियस एंड आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखें हम लोग, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फैक्चुअल सिचुएशन, X and Y were married on 15th January 2050. Y stayed at her parents' house and never went to her husband's house. A son was born to Y on house 15 July 2015। हाँ, अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक्स और वाई का विवाह हुआ। देखो हमारे जब इंडियन एविडेंस में है कि जब भी ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ में आता है, देखो मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ होता है, तो दो हमारे एविडेंस में ये बात बोला गया है कि मान लो कि आज किसी कपल की शादी हुई और शादी के 280 दिन के भीतर अगर कोई बच्चा हुआ है तो वो बच्चा उसी व्यक्ति का माना जाएगा जिससे उस पर्टिकुलर लड़की की शादी हुई है, ठीक है ना। तो 280 दिन का यहाँ पे जो सेलिंग है वो लगाया जाता है। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स तथा वाई का विवाह 15 जनवरी 2015 को हुआ था। पत्नी वाई अपने पिता के घर पर ही रही और वह कभी भी अपने पति के घर नहीं गई। वाई को 15 जुलाई 2000 को एक बच्चा पैदा हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वाई जो है वो पत्नी है, वाई पत्नी है। अब एक्स और वाई का शादी तो हुआ है, लेकिन वाई कभी अपने पति के पास अपने ससुराल में गई ही नहीं है। और देखो शादी कितना हुआ है, मतलब 6 महीने के बाद बच्चा हो जा रहा है, 6 महीने के बाद ही बच्चा हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो है, और कभी गई भी नहीं है, पत्नी अपने माता पिता के घर पर ही रही और कभी भी अपने पति के घर नहीं गई। तो यहाँ पे देख रहे हो कि भले ही 280 दिन के भीतर बच्चा हो जा रहा है शादी के, लेकिन जब पत्नी गई ही नहीं है पति के घर, शादी के बाद तुरंत यहीं रह गई, तो कैसे ये जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि बच्चा जो है, व्हाट विल बी द कोर्ट हेल्ड अबाउट द चाइल्ड रिलीजियस आइडेंटिटी। तो चाइल्ड की क्या जो है वो आइडेंटिटी होगी, क्या जो बच्चा है वो धर्मज होगा, मतलब कह ले लेजिटिमेट होगा या इलिजिमेट होगा उस पति का या नहीं। तो क्वेश्चन आंसर कह रहा है द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड विल बी दैट ही इज द लेजिटिमेट सन। तो वो बच्चा जो है वो क्या माना जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा उस व्यक्ति का, क्योंकि वो 280 दिन के भीतर हुआ है। जैसे मैंने बताया कि 280 दिन का यहाँ सेलिंग है कि शादी होने के 280 दिन के भीतर अगर बच्चा पैदा होता है तो ये समझा जाएगा कि वो बच्चा किसका है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का ही है जिससे शादी हुआ है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ में आता है और ये एविडेंस में आपको देखने मिलेगा, ठीक। तो ये जो लीगल मैगजीन था, जो हम लोग ने 10-11 लीगल मैगजीन फैक्चुअल सिचुएशन यहाँ पर डिस्कस किया, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो है वो बहुत आने वाला है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, लॉ को आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपना जो एडमिशन है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में वो अपना एक सीट आप रिजर्व कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स और चाहिए, हमारे कोर्सेज को एनरोल आप करना चाहते हैं, लीगल जो एप्टीट्यूड है या फिर LLB BLLB के लिए पढ़ना चाहते हैं हमारे, तो कोर्सेज भी आप एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ डेमो पड़े हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।